हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सार्वभौमिक नागरिकता के बारे में, राइट। तो ये जो नागरिकता वाला चैप्टर चल रहा है, इसके एक दो पॉइंट बचे हैं, तो हो सकता है आज ही क्लियर हो जाए, या नहीं होगा तो फिर हम कल करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हम बातें कर रहे थे कि नागरिकता किस तरीके से हम ग्रहण कर सकते हैं या कैसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, या नागरिकता हमें कहाँ की मिल सकती है या कहाँ की नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी कुछ बातें ही हम समझे हैं, और इसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं कि जो हमारा संविधान संशोधन है उसको डिस्कस करते हैं। तो कल मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि वीडियो अचानक से बंद हो गया था, सो आज मैं उसको पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। तो जितने भी रह गए हैं उन्हें हम करेंगे एक एक करके, दो चार ऐसे कर करके पूरे हो जाएंगे। हमारे 104 ही संशोधन हुए हैं और सब इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को कर रहे हैं। तो आप लोग एंड तक बने रहिए ताकि आपका वो भी ना छूटे, ठीक है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं सार्वभौमिक नागरिकता के बारे में। यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि शरणार्थियों या अवैध अप्रवासियों के बारे में सोचते हैं, यानी जो शरणार्थी होते हैं, रिफ्यूजी होते हैं, अप्रवासी होते हैं, माइग्रेंट जिसे आप बोल सकते हो, और जो प्रवासी मजदूर या अप्रवासी मजदूर, ठीक है। तो आपने ये कोविड-19 के दौरान आपने बहुत ये बातें सुनी होगी कि प्रवासी मजदूर यहाँ से आ रहे हैं या इधर को जा रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जो शरणार्थी हैं या जो प्रवासी हैं, तो इसमें से क्या हुआ कि वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, जो एक जगह से जाके दूसरे जगह में प्रवास कर रहे हैं। बट जो शरणार्थी होते हैं वो कहीं से आके यहाँ पे शरण लेने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में ही डिफरेंस होता है, और ये मर्जी से नहीं आते, अपनी नहीं, जबरदस्ती वहाँ से भगाया जाता है। तो इसमें से क्या हुआ था कि अप्रवासियों के बारे में सोचते हैं तो मन में अनेक छवियां उभरती हैं, और इनमें से यदि हम बात करें तो एशिया या अफ्रीका के ऐसे लोगों की छवि हो सकती है जिन्होंने क्या किया, यूरोप या अमेरिका में चोरी छिपे घुसने के लिए दलाल को पैसे का भुगतान किया। यानी कि कुछ आपके अंदर इसमें बताया जा रहा है कि हमारे, जब भी हम बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारे मन में तो आ ही जाता है कि इसमें, खैर अफ्रीका अमेरिका का एग्जाम्पल दिया गया। यदि हम बात करें तो हमारे ही कि किस तरीके से पाकिस्तानी हमारे इंडिया पे आके रह रहे हैं, या किस तरीके से बांग्लादेशी हमारे देश में आके रह रहे हैं, या म्यांमार वाले कैसे आके रह रहे हैं। तो उनको वहाँ से जब प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो यहाँ कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ आने के लिए भी कुछ तो जबरदस्ती आ रहे हैं, कुछ घूस वगैरह दे के आ रहे हैं। तो इसमें पूरा ये समझाया गया है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जोखिम बहुत है, लेकिन वे प्रयास के में तत्पर दिखते हैं। एक अन्य छवि युद्ध या अकाल से विस्थापित लोगों की हो सकती है। यानी कि एक अन्य छवि जो आपको देखने को मिलेगी वो क्या होती है कि कुछ तो क्या करते हैं कि मतलब उधर नहीं रहना उन्हें, तो आ रहे हैं कि किसी तरीके से हम, अब ऑब्वियस है कि पैसा वही देगा जिसके पास होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी आते हैं जो कि क्या करते हैं, अकाल की वजह से उस जगह को छोड़ के आ रहे हैं, या कहीं युद्ध की स्थितियां चल रही हैं तो उन्हें परेशान किया जा रहा, प्रताड़ित किया जा रहा, तो वहां से वो भाग के यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस, कई तरीके की कंडीशन हो सकती है, कोई सहज ही नहीं अपने बर्थ प्लेस को छोड़ता है। तो प्रॉब्लम्स कई सारी होती हैं, देन उसके बाद वो वहां से हट जाना ही उचित समझते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इस तरह की छवियां अक्सर टेलीविजन पर दिखाई जाती हैं। सूडान के डरफर क्षेत्र में के शरणार्थी, फिलिस्तीनी, बर्मी या बांग्लादेशी शरणार्थी जैसे कई उदाहरण हैं, और ये सभी ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश या पड़ोसी देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हो गए। यानी कि ये कैसे लोग हैं जो अपने ही कंट्री में या अदर कंट्रियों में शरणार्थी बनने के लिए ये मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि उन्हें एक जगह से जाके दूसरे जगह पे मजबूरन बसना पड़ रहा है। अपनी मर्जी से वो नहीं जा रहे, मजबूरी है उनकी कि वो वहां पे जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे जब जा रहे हैं तो यहाँ पे चाहे वो खुद के देश में रहें तो भी, क्योंकि अपने बर्थ प्लेस को वो मजबूरी के तौर पे छोड़ रहे हैं और दूसरी जगह पे जाके रह रहे हैं, या कि वहाँ उस देश में ही उन्हें ठिकाना नहीं है तो वो दूसरी कंट्री में जाके रहने के लिए कुछ जगह खोजेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम अक्सर मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतया उस देश में रहते हैं, और क्या होता है कि काम करते हैं। जरा इसको ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या करते हैं, हमेशा यदि ये सोचते हैं कि
यदि आप यहाँ पे रह रहे हो, कहीं के भी हो, डजेंट मैटर कि आप कहाँ से हो, हमारी सोच ऐसी है ठीक है, कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, हमें क्या करनी चाहिए, हमें यहाँ की वो नागरिकता मिल जानी चाहिए। बट होता क्या है कि यहाँ पे आप काम करते हैं या जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं, यो अनेक देश वैश्विक और समावेशी नागरिकता का समर्थन करते हैं, लेकिन क्या होता है कि नागरिकता देने की शर्त भी निर्धारित करते हैं। यहाँ पे नागरिकता देने की शर्तें भी निर्धारित होती हैं कुछ। उसके बाद क्या होता है, ये शर्तें आमतौर पर देश के संविधान और कानूनों में लिखी होती है। अवांछित आगंतुकों को यहाँ पे नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य सत्ताएं ताकत का प्रयोग करती हैं। यानी कि जो अवांछित वस्तुएं, यानी कि अनवांटेड जो वस्तुएं, सॉरी, आगंतुक जो होते हैं, यानी कि जिसे आप नहीं चाहते हो, ठीक है, या आप बिन बुलाए मेहमान की तरह, आप मान के चलो कि आपके घर में आ गए, अब आपका सिर चढ़ रहा है कि मतलब किस तरीके से ये इंसान जल्दी से हट जाए, मतलब क्या है कि हम कहाँ सुकून से रह रहे थे और ये आके अब यहाँ पे हमारा सुख चैन सब कुछ छीन रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया कि अवांछित जो आगंतुकों का नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य सत्ताएं ताकत का प्रयोग करती हैं। ठीक है, कि जो बाहर से आ रहे हैं, अब किस किस को नागरिकता देंगे। यहाँ पे यदि बांग्लादेशी भी आ रहे हैं, इंडिया के तो हैं ही, उसके बाद से आपके पाकिस्तानी भी आ रहे हैं, म्यांमार के भी आ रहे हैं, चाइना के भी आ रहे हैं, नेपाल के भी आ रहे हैं, आपके भूटान के भी आ रहे हैं, मालदीव से भी आ रहे हैं, श्रीलंका से भी आ रहे हैं। अब किसे किसे नागरिकता दोगे। अभी ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप में थोड़ी समझ डेवलप हो जाएगी कि क्या सही क्या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो सारे आ रहे हैं, तो आप क्या सबको नागरिकता दोगे या नहीं दोगे। तो यही बात इसमें की गई है कि जो अवांछित आगंतुक हैं, तो आगंतुकों को नागरिकता से बाहर रखने के लिए जो राज्य सत्ताएं होती हैं हमारे यहाँ की, वो क्या करती है, कुछ ताकत का, हमारे यहाँ की क्या, हर एक कंट्री की, ठीक है, तो वो ताकत का क्या करती हैं, थोड़ा इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद क्या होता है, हालांकि प्रतिबंध, जो रिस्ट्रिक्शंस कुछ होते हैं या दीवार और वार्ड लगाने के बावजूद आज भी दुनिया के बड़े पैमाने पर लोगों का देशांतरण होता है। यानी कि देशांतरण का मतलब एक ही देश से दूसरे देश जाते हैं, आप दीवार भी खड़ी कर देते हो, बाउंड्री भी बना देते हो, सब कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं से वो आ ही जाते हैं। ठीक है, हम सब की अपने अपने कंट्रियों की जो भी एक सीमा रेखा है कि यहाँ से हमारा देश है, यहाँ से हमारा देश है, तो इस तरीके से सबका बना हुआ, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर, थोड़ा बहुत नहीं, बड़े पैमाने पर लोग एक दो से दूसरे देश, वो भी काम करने के लिए नहीं, मजबूरन जाते हैं, रहने के लिए मजबूरी में, कहीं भी 2 गज जमीन के लिए वो जाते हैं कि कहीं भी हमें रहने के लिए, थोड़ा सा झोपड़ी बनाने के लिए भी जगह मिल जाए कि वहाँ पे हम रह सके। उसके बाद क्या होता है कि युद्ध, उत्पीड़न, अकाल या अन्य कारणों से लोग विस्थापित होते हैं। अगर कोई देश उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता और वे घर नहीं लौट सकते, तो वे राज्य विहीन या शरणार्थी हो जाते हैं। यानी कि क्या होगा यहाँ पे कि युद्ध, जैसे युद्ध की स्थिति आई या उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है या अकाल की स्थिति आ गई, तो कुछ ये जो ऐसे कारण हैं, इन कारण क्या होता है कि विस्थापित होते हैं। अगर कोई देश, कोई भी कंट्री जहाँ भी वो जा रहे हैं, क्या कर रहा है, उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता है। अगर आप एक बहुत बड़ी मात्रा में चले जा रहे हो, कम से कम नहीं तो 10,000 20,000 पब्लिक इकट्ठा एक देश में पहुंच रही है, तो वो स्वीकार ऑब्वियस है कि नहीं करेंगे। अपने देश के तो पब्लिक को आप खाना दे नहीं पा रहे हो, हम दूसरों का क्या पेट भरेंगे। तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप हमारे देश में आए या हम आपको अपने देश की नागरिकता दें या कुछ भी ऐसी जो भी सुविधाएं हैं वो दें आपको। तो वहां पे फिर क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वे घर नहीं लौट सकते, तो वे राज्य विहीन या शरणार्थी हो जाते हैं। यानी ना तो अब घर जा सकते, ना यहाँ उन्हें कुछ ठिकाना मिल रहा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि वो राज्य विहीन हो चुके हैं। यानी कि वो कहीं के नहीं है, कोई पहचान नहीं किस देश के हैं, कैसे हैं, राज्य से भी उन्हें, मतलब अपने देश से भी निकाल दिया गया और यहाँ दूसरे देश में भी उन्हें ठिकाना नहीं है। और उन्हें ही हम क्या कहते हैं, रिफ्यूजी कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं या राज्य विहीन कहते हैं। तो राज्य विहीन या रिफ्यूजी या शरणार्थी जो जिसे हम कहते हैं, वो कौन होते हैं कि जो, मतलब ये कारण है, ऐसे खुशी से नहीं, हमेशा ये बात याद रखिएगा, आपकी खुशी से आने वाले कि आप बहुत ही मतलब पढ़ लिख लिए हो, अच्छे कोई सी इंजीनियरिंग के लिए या कुछ भी काम करने के लिए आप अमेरिका जा रहे हो, ठीक है, अब वहाँ पे हम कहें कि आप रिफ्यूजी हो, नहीं।
आप काम से गए हो, आपकी नागरिकता भारत की आपके पास है, या कि आपको जो ग्रीन कार्ड वगैरह अमेरिका वगैरह का मिलता है वो आपके पास होगा, वीजा आपके पास है, आप वहाँ पे रिफ्यूजी नहीं हो। प्रवासी हो सकते हो, रिफ्यूजी आप नहीं हो, ठीक है। आप वहाँ जाके अपनी मर्जी से हम रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिफ्यूजी जो होंगे या शरणार्थी होंगे या राज्य विहीन जो होंगे, तो उनके पास ना तो घर है, ना कुछ भी है, ना घर यहाँ अपने देश की नागरिकता, ना दूसरे देश में रहने का ठिकाना है। यानी कि अब वो बस यही है, भगवान भरोसे जो भी जहाँ जितने दिन तक है रह रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं राज्य विहीन, रिफ्यूजी या शरणार्थी, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। और सिचुएशन क्या क्या बन सकती है कि युद्ध हो, आप उसे उन्हें जो भी बड़ी एक समुदाय को उत्पीड़ित करो, या कि उसके बाद आप अकाल की आपके देश में समस्या आ जाए तो वहां से लोग भागेंगे, तो ऐसी कुछ कंडीशंस हो सकती है। उसके बाद क्या होता है कि वे शिविरों में या अवैध प्रवास के रूप में रहने के लिए मजबूर किए जाते हैं। अक्सर वे कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते, या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, या संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। समस्या इतनी विकराल है कि संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूएन ने इन्हें क्या किया था, शरणार्थियों की जांच करने और मदद करने के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया हुआ है। यानी कि यहाँ पे हालांकि यूएन के द्वारा क्या किया गया है कि उनके जो भी शरणार्थी हैं उनके लिए जांच पड़ताल की कुछ एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बट अभी भी समस्या कहीं ना कहीं वो विकट बनी हुई है कि उनको आप देख रहे हो कि जो शरणार्थी हैं जिन्हें कहीं की नागरिकता नहीं, आप हम लकी हैं कि हमारे पास नागरिकता है, एंड हमारे साथ कुछ ऐसा हो नहीं रहा कि हमें भी कहीं जाके रहना पड़े। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था, इंडिया के बहुत से लोग, भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन होने के बाद बहुत से लोग इंडिया गए थे, यानी कि मार के भगाया जा रहा था यहाँ से, ठीक है। तो ना तो इंडिया में हम बोल सकते हैं कि बहुत प्यार से ही रखा जा रहा था। इंडिया वाले पाकिस्तानी जो भी कुछ लोग थे या मुस्लिम थे उन्हें मार के यहाँ से भगा रहे थे, पाकिस्तान वाले हिंदू लोगों को मार के वहाँ से भगा रहे थे। तो ये प्रोसेस हमारा लगभग 1948-49 तक चलता रहा था, आना जाना, कुछ तो रास्ते पे ही खत्म हो गए थे। तो मतलब उन्हें रहने का कुछ वो नहीं था, क्योंकि आपने प्लेस बांट दिया कि ये इतना इतना है, और जो नहीं रहना चाहता था वो इधर आ जाए, जो रहना चाहता उधर आ जाए, लेकिन आ जाए तो कहाँ जाए, ठीक है। तो इस जो भी रह गए थे उन्हें मार मार के भगाया जा रहा था। यही कंडीशन यहाँ पे भी होती है। ना तो आप संपत्ति ले सकते हो, ना कोई काम कर सकते हो, कानूनी तरीके से तो कोई काम कर नहीं सकते हो, पढ़ाई लिखाई तो कुछ होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे हर एक उसमें डाटा लगता है हमारा, ठीक है, कि आप कहाँ से हो, कैसे, पूरा पहचान हमारी लगती है। और जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप फिर कुछ नहीं कर पाते हो, आप एक इंसान हो बस। हाँ, देखने को गए कि आप एक इंसान हो, खाना खाओ रहो, लेकिन खाना पानी भी आपको बेहतर नहीं मिल पाता है। तरीके से फिर वही जोर जबरदस्ती वाला होता है कि जो जिनकी कंडीशन यदि ऐसी हो जाती है तो वो यदि कर लिए तो ठीक है, अदरवाइज उनको तो प्यार से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे कि नागरिक के रूप में कितने लोगों को अंगीकार किया जा सकता है, इस सवाल पर फैसला करना अनेक देशों के लिए कठिन मानवीय और राजनीतिक समस्या बनी हुई है। उसके बाद क्या होता है कि अनेक देशों में युद्ध या उत्पीड़न से पलायन करने वाले लोगों को अंगीकार करने की नीति है, लेकिन वे क्या करते हैं कि यानी कि यदि अनेक देशों से लोग आ रहे हैं तो उन्हें आप अपना लो। अंगीकार का मतलब है कि आप अपने देश में या अपने में अपना लो उन्हें। तो अंगीकार करने की नीति है, लेकिन क्या होता है कि वे भी लोगों की अनियंत्रित भीड़ को स्वीकार या मतलब स्वीकार करना या सुरक्षा के संदर्भ में देश को जोखिम में डालना नहीं चाहेंगे। यानी कि कोई भी इंसान हो यार, मैंने बताया ना कि आप एक दो आ रहे हो तो चलो ठीक है कि हम मानेंगे कि ठीक है आप आ रहे हो, लेकिन मान लीजिए कि आपके घर में मेहमान एक आया तो ठीक है, किसी तरीके से भले ही हम अंदर अंदर घुट रहे हैं कि ये कब जाएगा, मतलब हम इसे ना जानते ना पहचानते, पता नहीं कहाँ का ये मेहमान आ गया। तो उसके बाद क्या होगा कि हम कहेंगे नहीं, लेकिन जब क्या होगा कि हमारे यहाँ पे 10-15 मेहमान इकट्ठे आ जा रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे कुल जो हम साल भरे का खाना रखे थे कि खाएंगे, तो वो 10-15 मेहमान आ गए, उनकी मेहमान नवाजी में ही हमने क्या कर दिया कि हम 2 महीने में ही वो खाना पूरा हमारा खत्म हो गया। अब तो हम खुद ही उन्हीं की तरह रोड पे आ गए। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आप एक बहुत बड़े समुदाय पे आ रहे हो, उसमें क्या होगा कि कहीं न कहीं हमें ऐसा भी डाउट हो सकता है कि हमारे देश को इनसे कहीं न कहीं हो सकता है कि खतरा हो। असम की जो प्रॉब्लम्स बनी हुई है कि आपने उन्हें तो पहले शरण दी, बिल्कुल सही किया आपने। अब क्या हो रहा? अब तो असम वाले खुद ही अल्पसंख्यक हो गए हैं। वहाँ पे उन्हीं का रहना खाना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वो तो पहले
जो बहुसंख्यक थे पहले, जो वहाँ के निवासी थे, उन्हीं का अब ठिकाना नहीं है, क्योंकि बाहर वालों को आपने सब कुछ दे दिया। अब यहाँ पे ये खुद ही अपना इधर-उधर जोश रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है, इसलिए कोई भी नहीं देना चाहता है। हालाँकि प्रावधान है, ये सिटीज़नशिप अमेंडमेंट में दूसरे देश के नागरिकों को नागरिकता देने की बात कही गई है। दूसरे देशों के नागरिकों को, ठीक है? उसमें कुछ क्राइटेरिया है, कुछ उसके गाइडलाइंस है, बट जो अदर कंट्रियों से आ रहे हैं, यहाँ पे सिटीज़नशिप अमेंडमेंट में अपने इंडिया के नागरिकों के लिए तो कोई बात की ही नहीं गई है कि इंडिया के लोगों को कुछ किया जाएगा, या उनकी नागरिकता छीनी जाएगी, या उन्हें कोई दस्तावेज जमा करना होगा, या कुछ भी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो भी आंदोलन वगैरह हो रहे हैं, उन्हें जो समझ में है वो इस हिसाब से कर रहे हैं। बट आप वो जब कानून पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि इंडिया के किसी भी नागरिक को, किसी भी नागरिक या उनसे दस्तावेज जमा कराया जाएगा। क्या आप लोगों में से किसी से दस्तावेज जमा कराया गया है? जरा जमा कराया गया हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि हाँ, जमा कराया गया है, कि हमें नागरिकता के लिए दस्तावेज लगे हैं। तो जो भी हो, क्योंकि आप सब लोग अदर स्टेट से आ रहे हो, इंडिया के ही हो लेकिन अदर स्टेट से हो, ठीक है? तो वहाँ पे आप बिल्कुल बता सकते हैं कि आपसे जमा कराया गया है या नहीं कराया गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि इंडिया के नागरिकों का इसमें कोई ताल्लुकात है ही नहीं। यानी कि इंडिया के ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन, किसी से ये सब लेना देना तो है नहीं कि दस्तावेज जमा करो, या आप कितने साल से रह रहे हो, या कैसे रह रहे हो, ये सब कुछ नहीं। जो बाहर के आए हुए हैं, उन्हें नागरिकता देने के लिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि ये नीति बनी हुई है कि जो देश के बाहर से आते हैं लोग, उन्हें भी नागरिकता देनी चाहिए। यहाँ पे देना चाहता नहीं है कोई, लेकिन अब क्या करें, इंसान है, उन्हें भी अब जीने का अधिकार तो है ही, कहीं के भी हो। तो यदि वो लंबे टाइम से आपके यहाँ रह रहे हैं, तो आप इतना कर सकते हो, ये नीति बनाई गई है। हालांकि आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि भारत उत्पीड़ित लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने पर गर्व करता है। हमारा इंडिया जो है वो क्या करता है कि उत्पीड़ित लोगों पर वो यदि आश्रय देता है, तो उन पे गर्व करता है कि हम उन्हें, जो प्रताड़ित हैं, उन्हें हम यदि पनाह दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? यदि आप किसी एक मजबूर वाले इंसान की मदद करते हो, यानी कि जो बहुत प्रॉब्लम्स में है, हम उसकी मदद करते हैं, हमें बहुत अच्छा फील होता है। बट क्या है ना कि हम 1-2 की मदद करते हैं तो अच्छा फील होता है, जब हम 100 की करते हैं, 1000 की करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ही कंगाल हो जाते हैं। ऐसा नहीं, मदद नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल मदद करनी चाहिए, बट इतनी मदद करनी चाहिए कि आपके घर के बच्चे भूखे ना रह जाएं। तो उन्हें भी दें हम, लेकिन हम अपना भी थोड़ा इधर का देखते रहें, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा भारत ने क्या किया था, 1958 में दलाई लामा और उनके अनुयायियों के लिए किया था। ये दलाई लामा एक संगठन आप कह सकते हो कि है, ठीक है? तो उनका अध्यक्ष वगैरह भी होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये तिब्बती है, तिब्बत में रहते हैं। तो इन्हें भी 1958 में क्या हुआ था कि अनुयायियों को, जो भी हैं, शरण दी गई थी, और भारतीय राष्ट्र की सभी सीमाओं से पड़ोसी देशों के लोगों का प्रवेश हुआ, और यह प्रक्रिया जारी है। इनमें से अनेक लोग बरसों या पीढ़ियों तक राज्यहीन व्यक्तियों के रूप में पड़े रहते हैं। अब बरसों तक ये पड़े रहते, इतना जल्दी कोई कानून वगैरह तो आता नहीं, ना तो ध्यान देते, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में, अंततः इनमें क्या होता है कि इनमें से अपेक्षाकृत कुछ को ही नागरिकता प्राप्त होती है। ऐसी समस्याएं लोकतांत्रिक नागरिकता के उस वादे को चुनौती देती हैं, जो यह कहता है कि समकालीन विश्व में सभी लोगों को नागरिक की पहचान और क्या करना चाहिए कि अधिकार उपलब्ध होने चाहिए। अनेक लोग क्या करते हैं कि अपनी पसंद के देशों को की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते, यानी कि जो वो जिस कंट्री को पसंद करते हैं, वहाँ की नागरिकता वो हासिल नहीं कर सकते हैं। उनके लिए अपनी यानी कि जो भी उनकी पहचान है का विकल्प भी नहीं होता। उनके लिए क्या करता है कि सपोज आप मान के चलिए कि आपको लग रहा है कि आपको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। आप म्यांमार के इंसान हो, आपको क्या लगता है कि भारत की नागरिकता, भारत बहुत अच्छी कंट्री है, हमें वहाँ की नागरिकता मिले। तो ऐसा नहीं कि आपको जो चीज़ें पसंद आ रही हैं वही मिलेगी। हर जगह पे ऐसा नहीं होता कि हमें जो चीज़ें पसंद आ रही कि हमें ना अमेरिका की नागरिकता मिलनी चाहिए, तो हाँ, ज़रूर मिलती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ आप उसकी जो भी डिमांड होती है उसे आप
फुलफिल करो, कुछ टाइम से आप वहाँ पे रहो, वहाँ पे आपका वीज़ा वगैरह जो भी है 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना भी टाइम होता है कि इतने साल से यदि रह रहा है तो इस बंदे को यहाँ की नागरिकता दे देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 महीने के लिए गए और सोच रहे हो कि बस जितने दिन रह रहे हैं यहाँ की नागरिकता मिल जाए, सारे अधिकार मिल जाए हमें यहाँ के, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। और जब आप रिफ्यूजी के तौर पे आते जाते हो तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? क्योंकि खतरा यहाँ पे, आप हमें मारोगे नहीं, हमारे देश में आ रहे हो, आप हमें मारोगे नहीं, लेकिन क्या हो सकता है कि कहीं न कहीं आप हमारे अधिकारों का बँटवारा ज़रूर कर लोगे, और वो हम में से किसी को मंज़ूर नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे ना तो कोई कंट्री जल्दी तैयार होती, भले ही नीति नियम बनाए गए हैं, ना कोई यहाँ कंट्री वाले जो देश के निवासी हैं वो तैयार होते हैं कि इसमें क्या किया, मतलब इन्हें रखना चाहिए। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि राज्यहीन लोग जो होते हैं, तो लोगों का सवाल आज विश्व के लिए गंभीर समस्या बन गया है। यानी कि जो राज्य विहीन लोग हैं उनके लिए ये गंभीर, मतलब पूरे विश्व में ये ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह पे हो रहा है, अदर अदर देश के लोग अदर अदर देश में जा रहे हैं, तो वो गंभीर समस्या बनी हुई है। और राष्ट्रों की सीमाएं अभी भी युद्ध या राजनीतिक विवादों के जरिए पुनर्परिभाषित की जा रही है। और क्या होता है कि ये ऐसे विवादों से घिरे लोगों के लिए अनेक परिणाम घातक होते हैं। वे क्या करते हैं, अपने घर, राजनीतिक पहचान और सुरक्षा गंवाते हैं, और क्या करते हैं, देशांतरण के लिए मजबूर किए जाते हैं, जो पहले ही हम बात कर चुके हैं। उसके बाद क्या आता है कि क्या नागरिकता ऐसे लोगों की समस्या का समाधान बन सकती है। अब सवाल क्या उठता है कि जब इतनी प्रॉब्लम्स है तो क्या नागरिकता, यानी कि उन्हें हम नागरिकता यदि दे देते हैं किसी कंट्री की जहाँ भी आ रहे हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम्स का सलूशन हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर नहीं तो आज किसी तरह मतलब किस तरह की वैकल्पिक पहचान दी जा सकती है। क्या हमें राष्ट्रीय नागरिकता से अधिक सच्ची विश्वास, मतलब विश्व जननी पहचान को परखना और विकसित करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि विश्व नागरिकता की धारणा के लिए सुझाव पेश किए जाते हैं, और इससे जुड़ी संभावनाओं पर अगले खंड में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो इसको हम अगले खंड में देखेंगे कि क्या कैसे विश्व नागरिकता के बारे में यहाँ पे पूरा इसको डिस्कस करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन उठा था कि क्या नागरिकता के दे देते हैं तो समस्या का समाधान हो जाएगा, या नहीं हो रहा तो फिर किस तरीके से होगा, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। बट कल भी हमारा संशोधन नहीं हो पाया था, सो आज हम अभी जो संशोधन है तो कुछ अभी कर लेते हैं, तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, सो इसमें यदि हम लोग क्या किए, संशोधन के बारे में 5वें संशोधन तक की बात कर चुके थे, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 5वां संविधान संशोधन था, 5वें तक का, पहले में क्या था, पहला हमारा संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। ठीक है, और इसमें मेन रूप से इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भूमि संबंधी सुधार को लागू करना था। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, आर्टिकल 31 को पूरी तरीके से खत्म किया गया था, और यहाँ पे आर्टिकल 31A 31B जोड़ा गया था। उसके बाद इसमें 15(4) जोड़ा गया था। ठीक है, और ये किसके तहत, मतलब किस केस के तहत इसे लागू किया गया था, तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार के तहत इसे लागू किया गया था। देन दूसरा जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, तो वो भी संविधान संशोधन हमारा 1 साल बाद ही होता है, 1952 में। और इसमें क्या किया गया था कि 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधियों को पुनर्व्यवस्थित किया गया था, जनगणना के आधार पर। ठीक है, तो जो 1951 में जनगणना हुई थी उसके आधार पर जो लोकसभा में मेंबर हैं, तो उनके जो प्रतिनिधियों को इसमें क्या किया गया था कि व्यवस्थित तरीके से फिर से इसमें पुनर्व्यवस्था की गई थी कि किस तरीके से होगा। तो ये 1952 में दूसरा संविधान संशोधन है, इसे मैंने आपको लिखवाया नहीं था। ठीक है, उसके बाद आता है और इसमें बात क्या की गई थी, जो तीसरा हमारा संविधान संशोधन होता है वो 1954 में हुआ था। ठीक है, और इसमें हालांकि जो पीएम थे और प्रेसिडेंट थे अभी वही चल रहे हैं, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी तो हो रहा, आपको पता है कि 5 साल तक कार्यकाल होता है, तो वही चल रहे थे। और इसमें मेन इसका टारगेट क्या था कि जो खाद्य पदार्थ संबंधी विषय हैं वो कहाँ रखे जाए, जो राज्य सूची में थे उन्हें केंद्र सूची में रखा जाना था। ठीक है, तो इससे संविधान संशोधन के तहत ही ये रखा गया था। तो आवश्यक खाद्य पदार्थों को
राज्य सूची से केंद्र सूची में रखा गया। ये हमारा तीसरे संविधान संशोधन 1954 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा चौथा संविधान संशोधन, और चौथा भी मैंने आपको नहीं लिखवाया था। चौथे संविधान संशोधन में क्या हम बातें कर रहे थे, इसमें क्या हुआ था कि 7वीं अनुसूची को संवर्ती सूची की जो हमारा इसमें यही है कि मतलब खाद्य पदार्थों को रखा गया था केंद्र सूची में। और जो चौथा था हमारा 1955 में हुआ था, और इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने पर न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हो। ठीक है, आपकी व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में, ये वर्ड आप याद रखिएगा कि कोई भी हड़प रहा है तो वहां पे ऐसा नहीं कि कोई भी आपकी संपत्ति हड़पे तो आप कुछ नहीं बोलोगे या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, लेकिन यदि कोई राज्य हित के लिए गवर्नमेंट आपकी जमीन ले रही है तो वहां पे लोक हित के लिए ले रही है, तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं कि हम इस अधिकार के तहत हमारा ये अधिकार हनन हो रहा, सो हमें न्याय मिलना चाहिए, तो वो आप नहीं कर सकते। ये हमारा संविधान संशोधन चौथा कहता है 1955। ठीक है, उसके बाद हमारा 1955 में ही पांचवा संविधान संशोधन हुआ था, जो मैंने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या बातें कही गई थी जो पांचवा हुआ था, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि राज्य, क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण। ठीक है, तो इसमें तीसरे आर्टिकल में हमारा बदलाव किया गया था। आर्टिकल 3 में जो है कि आप मतलब राज्यों का नाम बदल सकते हैं, राज्यों की सीमा बदल सकते हैं, संसद को अधिकार है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था कि यदि संसद कोई कानून ला रही है कि किसी नया स्टेट बनाना हमें या उसका नेम चेंज करना है, और वहाँ पे किसी राज्य से, क्योंकि संसद में हर एक स्टेट से मेंबर होते हैं, और उसमें क्या हुआ यदि उनसे पूछा जाए तो उसमें से क्या होगा कि उनसे इजाज़त मांगी जाती है, उनसे परमिशन मांगी जाती है। और इस पांचवें संविधान संशोधन में कहा गया कि आप क्या करते हो, यदि हाँ करते हो तो ठीक है, यानी कि आप जितना उसका एक टाइम पीरियड बना दिया गया, क्योंकि पहले बहुत विलम्ब हो जाता था, तो इसलिए एक टाइम लाया गया इस संविधान संशोधन के अंतर्गत कि यदि जो राज्य है वो क्या करेंगे, यदि उनके इस टाइम के अंदर अंदर, यदि हमने कहा कि 14 दिन के अंदर अंदर आपको अपना मत दे देना है, तो वो दे दें। अगर वो नहीं रिटर्न मत दे दिए तो ठीक है, हाँ ना में कुछ आप जवाब दे दिए तो अच्छी बात है। यदि आप कुछ नहीं बोलते हो, ये टाइम खत्म होता है, तो हम क्या मानेंगे, यानी कि ये पांचवें संविधान संशोधन में यही कहा गया कि संसद के द्वारा ये मान लिया जाएगा कि आप इसमें सहमति अपनी दर्ज कर रहे हो। आपका ना बोलना का मतलब होगा कि आप इसमें सहमति दर्ज कर रहे हो। इसलिए यदि टाइम पीरियड के अंदर आप देते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप फिर इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हो। उसके बाद क्या आता है हमारा छठवां संविधान संशोधन। छठवां संविधान संशोधन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देख लेते इसमें क्या था। जो हमारा छठवां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या बात की गई थी कि जो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया था। कुछ जो अंतर्राज्यीय बिक्री है, क्योंकि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में डिफरेंस होता है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है कि आप भारत के बाहर, यानी कि राष्ट्रों के बीच में आप संबंध बना रहे हो। अंतर्राज्यीय का मतलब क्या होता है कि हम राज्य में संबंध बना रहे हैं, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ खाद्य पदार्थें आयात होती है, निर्यात होती हैं, तो उसमें क्या लेता है, हमारा स्टेट टैक्स लेता है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी रखी गई जो कि क्या होगा, छठवें संविधान संशोधन के तहत ये बात की गई कि कुछ चीज़ों में राज्य ना लेके सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ वस्तुएं हैं उन पे केंद्र को कर लगाने के लिए अधिकार दे दिया जाता है। ये हमारा छठवां संविधान संशोधन 1956 बात करता है। इसे आपको लिखना नहीं है, बस एक मोटा मोटा आप याद रखिए। उसके बाद आता है हमारा 7वां संविधान संशोधन, इसे आपको लिखना है। ये भी हमारा 1956 में ही होता है। ठीक है, तो 1956 में 2 हुए, 1955 में भी 2 हुए थे, चौथा पांचवा 1955 में हुआ। और जो हमारा हुआ छठवां और 7वां, ये 1956 में होता है। ठीक है, और 1956 में हुआ, अभी JL नेहरू ही थे इसके PM, और राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, इसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम। और उसके बाद क्या होता है, इसमें दूसरी अनुसूची में संशोधन किया गया था। जो 7वीं हमारा संविधान संशोधन होता है, तो दूसरी अनुसूची में क्या हुआ था, संशोधन किया गया था, यानी कि दूसरे अनुसूची जो है
अब आप अनुसूची देखिए, क्योंकि मैं वो करा चुकी हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे वो बता के यहाँ पे आपका टाइम थोड़ा वेस्ट करना चाहिए। तो आप वहाँ से जाके दिव्य एजुकेशन एक चैनल है, वहाँ पे जाइए, मैं अनुसूची करवा चुकी हूँ, आप वहाँ से कर लीजिए। तो इसमें क्या हुआ है कि और उसके बाद क्या हो कि 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, यानी कि दूसरी अनुसूची में तो बदलाव किया गया और इसमें कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। यानी कि कोई ऐसा नहीं है, आप देखते हो कि मतलब 2 स्टेटों के लिए एक ही हाई कोर्ट होता है, कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क भी है कि आपको बताना है कि यानी अभी तक हमारे पूरे देश में कितने हाई कोर्ट हैं, एंड उससे आपको पता चल जाएगा कि किस स्टेट में, और यदि आप सर्च कर सकते हो तो ये भी कर लीजिएगा कि किस किस वहाँ पे हमारे जो स्टेट हैं तो उनमें क्या किया गया है कि मतलब 2 स्टेटों में एक ही हाई कोर्ट है, तो वो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें आप 7वां संविधान संशोधन है, इसमें बस इतनी ही बातें लिखनी है। और इसमें क्या होता है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, यानी कि 1956 में ही क्या किया गया था कि भाषाई आधार पर हमारे राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया, और साथ ही क्या किया गया कि इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्यों की विधान पालिकाओं में सीटों की व्यवस्थित किया गया था। तो 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इतनी बातें कही गई थी, और इसमें यह भी कहा गया था कि मतलब राज्यों में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये 7वीं हमारे संविधान संशोधन के तहत कहा गया था, दूसरी अनुसूची में इसमें बदलाव किया गया था, ठीक है। उसके बाद अनुसूची मैंने बोला है, अनुच्छेद नहीं बोला है। अनुसूचियां अभी तक हमारी 12 हैं, तो अनुसूची आपको देखना है, ठीक है। अनुच्छेद दूसरा नहीं है, अनुसूची है, तो उसमें बदलाव किया गया था। अब आता है हमारा 8वां संविधान संशोधन 1959। 8वें संविधान संशोधन में क्या बातें कही गई थी कि इसके अंतर्गत क्या होगा कि केंद्र एवं राज्यों के, यानी कि जो हमारा सेंटर है और स्टेट है, तो उनके मध्य क्या होगा कि उनके निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 ईस्वी तक क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। यानी कि जो हमारा 8वां संविधान संशोधन 1959 में होता है, तो उसने क्या किया कि राज्यों और केंद्रों के निम्न सदनों में, निम्न सदनों का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमारा लोकसभा या कि विधानसभा है। केंद्र में हमारी विधानसभा और राज्य में सेंटर में हमारी लोकसभा है, और हमारे स्टेट में विधानसभा है। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है। विधानसभा विधान परिषद हालांकि कुछ ही स्टेटों में होती है, लेकिन विधानसभा हर एक स्टेट में होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि तो इसमें विधानसभा और लोकसभा, ठीक है, तो इन दोनों को ही निम्न सदन हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एससी कैटेगरी के हैं या एसटी कैटेगरी से आते हैं या एग्लो इंडियन है, यानी कि जिनमें से एग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है, जिससे ना पता हो वो आज सुन लीजिए, जिसे पता हो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जिसे नहीं पता उनके लिए है कि एग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है कि उनके जब हमारे भारत आज़ाद होने से पहले मम्मी या पापा कोई मतलब 2 में से एक कोई भारतीय हो, ठीक है, या कि 2 में से कोई विदेशी हो, यानी कि एक भारतीय एक विदेशी का मिश्रण जो भी निकलेगा वो हमारा एग्लो इंडियन कहलाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हैं कि जब अंग्रेज आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, कुछ यहाँ पे क्या करते हैं, वैवाहिक संबंध बना लेते हैं, और जब वैवाहिक संबंध बना लेते हैं उनसे जो भी संतान उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्लो इंडियन कहते हैं। यानी कि इससे मम्मी या पापा में से कोई एक भारत का है और कोई एक दूसरे कंट्री का है, दूसरे स्टेट का है, दूसरे कंट्री का है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, फिर उस संतान को हम एंग्लो इंडियन कहेंगे। तो यदि कोई ऐसा है, लोकसभा में 2 मेंबर एग्लो इंडियन के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, विधानसभा में भी मेंबर मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या किया गया है कि यहाँ पे बात की गई है कि जो हमारे एग्लो इंडियन है, एससी एसटी वाले हैं, उनके लिए क्या किया गया है कि आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए बढ़ा देने की बात कही गई थी, ठीक है, कि केंद्र और राज्यों में यानी कि लोकसभा में उनके लिए जो रिजर्व सीटें हैं, आप क्या करोगे, उनके आरक्षण को बढ़ाने की बात कही गई थी, इन 3 को,
कौन कौन से? एससी, एसटी और एंग्लो इंडियन की बात की गई थी। कितने साल तक? 10 वर्षों तक बढ़ाने की बात हमारे 8वें संविधान संशोधन 1959 में की जाती है। अब आता है हमारा 9वां संविधान संशोधन, जो कि आपको लिखना है। और 9वां संविधान संशोधन हमारा होता है 1 साल बाद ही 1960 में। और इसमें क्या होता है? अभी JL नेहरू ही है इसके पीएम, और हमारे राजेंद्र प्रसाद ही हैं। 8वें में भी वही थे, 9वें में भी यही है जो प्रेसिडेंट है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? भारतीय भूभागों के हस्तांतरण की व्यवस्था 9वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी। तो इसमें क्या किया गया था 1960 में 9वें संविधान संशोधन में, कि यहाँ पे जो इसके द्वारा जो संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके क्या किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार वीरूवारी केस जो हमारा आया था, और खुलना केस भी था, एक बीरूवारी केस था, ठीक है। तो आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। यानी कि इसमें से क्या किया गया कि जो भूमि हस्तांतरित की गई थी, कुछ भूमि क्या की गई? पाकिस्तान को दी गई थी। यानी भारतीय भूभागों के हस्तांतरण की जो व्यवस्था थी कि कुछ जो हमारी कहीं अदर स्टेट या अदर कंट्रियों से भूमि लग रही है उसे यहाँ पे लाया जाए, और जो उनकी भूमि हमारे इसमें है उन्हें दिया जाए। तो भू हस्तांतरण की बात जो थी वो हमारा 9वां संविधान संशोधन 1960 बात करता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये संविधान संशोधन 9वां, 10वां, 11वां या अनुसूची 8वीं, 9वीं, दूसरी, तीसरी, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 जो भी है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पूरे तरीके से इसे बेहतर तरीके से आपको एक एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए ना पूरा। जैसे हम चैप्टर वाइज पढ़ते जाते हैं तो इसमें से क्या होता है कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि भाग 1, ठीक है। मैंने बताया कि आपको 22 भाग जो कि अब 25 हो गए हैं लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे कि आप 22 भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब जब अनुच्छेद बढ़ रहे हैं उन्हें रखने के लिए, और अनुच्छेद अभी रियल में 395 ही है। इनमें वो होता है ना अनुच्छेद 1 का 1, जैसे हमने 15 का 4 पढ़ा था, इस तरीके से संख्या इनकी बढ़ी है। ऐसे नहीं बढ़ी कि 395 के बाद 96, 97, 98, ऐसा नहीं। इन्हीं को हम गिन रहे हैं। तो इनमें से क्या हुआ कि वो सारी बातें हैं, आप एक एक करके कि भाग है, भाग में अनुच्छेद रखे गए हैं, हमारी अनुसूचियां हैं, इतनी अनुसूचियों में क्या क्या बातें कही गई हैं, देन हमारे संविधान संशोधन कुछ हुए हैं उनमें क्या क्या बातें कही गई हैं, वो चीज़ें आपको पता हो जाएंगी धीरे धीरे। परेशान नहीं होना है, डाउट बिल्कुल नहीं रखना है कि ये क्या है वो क्या है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि दूसरी अनुसूची में संशोधन हुआ, यानी कि अनुच्छेद में नहीं अनुसूची में। हमने एक जगह बात की कि तीसरे अनुच्छेद में संशोधन हुआ, तो तीसरा अनुच्छेद हमारा क्या कहता है हमें वो देखना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा आप करेंगे, थोड़ा हम करेंगे, और इसमें पूरा ऐसा नहीं कि हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। बस एक ये कि कोई भी एग्जाम में यदि पूछा जाता है इसका सन वगैरह, मेन इसका उद्देश्य क्या था, इसका कब ये संशोधन लाया गया था, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यही इम्पोर्टेंट भी होता है, और किस केस के तहत लाया गया था ये चीज़ें, तो वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। और उसके बाद तो डिटेल में खैर पढ़ेंगे ही, आगे हमारा चैप्टर ही है पूरा। तो ये आप याद रखिए, और आप नोट्स इसकी बनाते जाइए साथ साथ जितना मैंने बोला है। और हाँ, यदि स्पीड मेरी ज़्यादा हो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो स्पीड ज़्यादा हो तो वीडियो बंद कर करके बनाइए, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि थोड़ा मैं स्लो कर दूं, तो मैं स्लो भी कर दूंगी, ठीक है। और एक डाउट था अशोक का, हाँ यहाँ पे ध्यान ही आ गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, आपका डाउट क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकती है कि किसी धर्म ग्रंथों को, शायद यही था, मैंने क्लियरली उसे देखा नहीं कि धर्म ग्रंथों को में बदलाव कर सकती है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो हमारे धर्म ग्रंथों में बदलाव करे या कुछ भी करे। हाँ, धर्म ग्रंथों में आपके धर्म में विवाद चल रहा है, धर्म को लेकर विवाद चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें आपके विवादों का समाधान जरूर कर सकती है, ठीक है। जैसे सबरीवाला केस आता है, जो सबरीमाला मंदिर का केस था, उसमें से वो धर्म को लेकर ही तो विवाद था कि महिलाएं नहीं जाएंगी, ये वो नहीं जाएगा, 3 तलाक वाला था, हिंदू वो जो मैरिज एक्ट आते हैं तो पूरा हिंदू का था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट आपके जो भी विवाद है उनका समाधान जरूर कर सकती है। बट सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती है कि हिंदू धर्म मंदिर में जाते हैं तो आज के बाद अब मेरा ये आर्डर है कि हिंदू धर्म मस्जिद में जाएंगे, हिंदू धर्म वाले लोग। तो सुप्रीम कोर्ट आपके धर्मों में कोई चेंजेस नहीं ला सकती है, उससे कोई पावर नहीं। आप जिस तरीके से अपने धर्म को मनाना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आप उस धर्म को अपने हिसाब से मान सकते हैं, उस धर्म को अपने हिसाब से आप अपना फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई आपको मना नहीं करेगा, चाहे ना तो स्टेट करेगा, ना सेंटर करेगा, ना सुप्रीम कोर्ट करेगा। हाँ,
हाँ, आपको विवाद हो रहा है, विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपकी हेल्प ज़रूर करेगी, यानी कि समस्याओं का समाधान वो ज़रूर कर देगी। ठीक है? तो उसके बाद हालाँकि यदि आपका यही डाउट रहा होगा तो ठीक है, नहीं रहा होगा तो मैं फिर से देख के आपको यदि जो भी था मैं बता दूँगी, ठीक है? जो जहाँ तक मुझे समझ में आया शायद यही था। तो अब आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा एंड कोई भी डाउट हो बस आप पूछते रहा करिए। थोड़ा इस टाइम बिज़ी चल रही हूँ, लेकिन आपके डाउट ज़रूर लूँगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप डाउट ज़रूर पूछिए, या तो कमेंट में आपका आंसर मिल जाएगा या वीडियो में ही मिल जाएगा यदि मैंने देख लिया तो, ठीक है? लेकिन पूछना बंद नहीं करना है और जो मैं पूछती हूँ उसे बताना भी बंद नहीं करना है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इतने दिन से आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपको कुछ चेंजेस तो अपने आप में ऐसा लगा होगा कि हाँ, हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है, या अब कोई राजनीति हमसे करे तो हम उसे अच्छे तरीके से राजनीति समझा सकते हैं कि भैया राजनीति हम ऐसे नहीं की जाती, ऐसे की जाती है, ठीक है? ज़्यादा राजनीति हमसे तो ना करो। तो आप राजनीति जो पढ़ रहे हो, यानी पॉलिटी जो पढ़ रहे हो, तो अब किसी को आप पढ़ा भी सकते हो और पढ़ाने की कोशिश किया करिए आप लोग भी, अच्छा रहता है, समझ में आती है चीज़ें, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।